जय हिंद दोस्तों, आज मैं पंकज आप सभी लोगों को बीएस से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की जो मुख्य धाराएं हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। इसके अलावा मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू करने की क्या जरूरत पड़ी, अमेंड करने की, क्योंकि पहले जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था जिसमें 11 चैप्टर और 167 धाराएं थी, तो उसमें अमेंड करके अभी जो हमारा नया वाला कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम है जिसमें 12 चैप्टर और 170 धाराएं हैं, तो इसको हम बारीकी से पढ़ेंगे, एक एक धारा पढ़ेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे पुलिस वाले भाइयों के लिए, आम जनता के लिए, या फिर हमारे जो भी भाई लॉयर स्कूल कोर्स या B1 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जो धाराएं इंपॉर्टेंट है मैं अभी अपनी इस छोटी सी वीडियो में आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसकी जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट ऑलरेडी था। तो एक्चुअल में इंडियन एविडेंस एक्ट मीन्स एविडेंस, सबसे मेन आपको देखने को मिल रहा होगा कि एविडेंस साक्ष्य, तो साक्ष्यों के लिए ही हम इस इंडियन एविडेंस एक्ट की सहायता लेते हैं। क्यों? क्योंकि यदि कोई भी जैसे अपराध घटित होता है, अपराध घटित होते ही कोई भी कंप्लेंट हमारे पास आती है थाने में, तो सबसे पहला कार्य क्या होता है, बीएनएस की हम कोई भी जैसे जितनी भी सेक्शन होती है, चाहे 103 की 2 लगा लीजिए, या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया 109 लगा लीजिए, या फिर ऐसी बहुत सारी धाराएं हैं, तो सबसे पहले हम बीएनएस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें जो भी धाराएं, जो भी क्राइम हमें देखने को मिलता है उस दरखास्त के अनुसार, तो वो धाराएं हम उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। उसके बाद आ जाती है पुलिस की प्रोसीडिंग्स, कि पुलिस उसके दौरान मीन्स जो भी उनके पास केस आया उसमें एफआईआर दर्ज करके, मीन्स एफआईआर दर्ज करना, उसके मीन्स प्रोसीडिंग्स, जो भी पूरे मामले की अंतिम रिपोर्ट तक जो भी प्रोसीडिंग्स होगी वो रहेगी बीएनएसएस के तहत। अब बात आती है कि उस प्रोसीडिंग्स के तहत जो एविडेंस उठाए जाते हैं, जो साक्ष्य उठाए जाते हैं और जो कोर्ट में पेश किए जाते हैं, तो एक्चुअल सारा मुद्दा उसके ऊपर आके रुक जाता है, क्योंकि वही साक्ष्य किसी भी केस को साबित करने के लिए न्यायालय के सामने या किसी भी जज के सामने सबसे ज्यादा मीन्स महत्व रखते हैं। ठीक है, तो उन्हीं साक्ष्यों के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। तो एविडेंस, ये एक लैटिन वर्ड एविडेयर या फिर एविडेंट से बना है, मीन्स कोई भी साक्ष्यों की खोज के बारे में इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अब हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। यह कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2024 से यह लागू हुआ, और सबको पता है कि भाई 25 दिसंबर 2023 में राष्ट्रपति साहब ने इस पे साइन किए थे। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया कि 12 चैप्टर हैं, 170 धाराएं हैं, इसके अलावा 4 भाग में यह डिवाइडेड है। इसके अलावा तीसरी लिस्ट जो कॉन्करेंट लिस्ट जो समवर्ती सूची है उसमें इसको दिया गया, मीन्स कोई भी हमारा जैसे विधानमंडल हो गया या फिर हमारा संसद हो गया, वो इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, और ये एंट्री नंबर 12 में एंटर किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं मुख्य कि यह नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्यों लागू किया गया, एविडेंस एक्ट में क्या कमी थी। तो मेरे भाई मॉडर्नाइजेशन मीन्स जैसे जैसे आधुनिकरण हो रहा है, जैसे जैसे हम अपडेट होते जा रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड में घुसते जा रहे हैं, इसी तरीके से इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 बहुत पुराना हो गया था, उसमें बहुत सारे चेंजेस लाने थे। चेंजेस कैसे? जैसे भाई अंग्रेजों का वाला कानून था, जैसे यूके को लेके, ब्रिटेन को लेके, उस तरीके के बहुत सारे प्रोविजंस इसमें एडिट थे, तो उन सभी प्रोविजंस को हटा दिया गया है, जैसे टेलीग्राफ वगैरह हो गया। इसके अलावा मुख्य जो चीज है, जो हमारा विटनेस होता है, जो गवाह होता है, उसकी सुरक्षा के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। इसके अलावा जो डिजिटली माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम साक्ष्य को इकट्ठा करते हैं, या फिर आपने 105 बीएनएसएस भी देखा होगा कि कोई भी हम साक्ष्य उठाते हैं उसमें भी हम ऑडियो वीडियो का प्रयोग करेंगे, तो ये ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर जो भी डिजिटल माध्यम से हम साक्ष्य इकट्ठा करते हैं, वो सभी चीजें अब नए वाले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जोड़ी गई है भाई। ठीक है, इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराएं मैंने बता दी, जो चेंजेस है क्यों किए गए ये भी मैंने बता दिया। इसके अलावा जो सरल भाषा है, भाई बहुत सारे कह रहे थे कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भाषा है, मींस जो अपना पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, परंतु इसको सरलीकृत किया गया है, भाषा को आसान बनाया गया है, क्योंकि आज तक यार मैंने इतने सारे एक्ट किए, बीएनएस किया, बीएनएसएस, पीपीआर वगैरह सब कुछ कर लिया है, आज तक मैंने जो सबसे कठिन पाया है वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और मैं ये कहता हूं सरलीकृत करने के बावजूद भी अभी भी हमें बुक से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा कठिन लगता है, हम आसानी से उसको नहीं समझ पाएंगे जब तक 5, 7, 10 वीडियो हम इधर उधर से यूट्यूब वगैरह से नहीं देख लेते। परंतु मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, जैसे आप बीएनएस या बीएनएसएस ही कर रहे हो, तो ध्यानपूर्वक सुने, एक एक धारा के ऊपर गौर कीजिए। सबसे पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा नंबर 1, तो धारा नंबर 1 के 3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट कि इसका नाम
मीन्स प्रारंभ और विस्तार होता है तो सबसे पहले इसका नाम क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इसका नाम है। दूसरे पार्ट में, पहले सेक्शन की दूसरे पार्ट में बताया गया है कि यह कहाँ कहाँ पर लागू है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जितने भी हमारे कोर्ट्स हैं, न्यायालय हैं, उन सभी के समक्ष लागू होगा जिसमें भी न्यायिक कार्रवाई अमल में लाई जाती है, या फिर हमारे न्यायालय द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति मीन्स ऐसा कोई भी मीन्स जो साक्ष्य ले सकता है, तो ऐसे लोगों को ऊपर भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू है। परंतु किन के ऊपर लागू नहीं है, इसके साथ साथ सेना न्यायालय जो हमारे कोर्ट मार्शल होते हैं, तो सेना न्यायालय में भी यह मान्य होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब कहाँ पर लागू नहीं होता, तो जो भी हमारे मध्यस्थ होते हैं, आर्बिट्रेटर होते हैं, उनके सामने जो भी न्यायिक कार्रवाई की जाती है तो उनके ऊपर यह लागू नहीं होगा। इस बात को ध्यानपूर्वक सुने भाई, ठीक है। अब बात आती है एक सेक्शन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 3 कि यह कब लागू हुआ, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ 1 जुलाई 2024 से भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुआ। अब बात करते हैं धारा नंबर 2 की, जिसमें 12 डेफिनेशंस के बारे में बताया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप इन डेफिनेशंस को क्लियर कर लेते हैं और इन डेफिनेशंस को समझ लेते हो मेरे भाई, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत आसानी से आप पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम को समझ भी पाओगे और आगे जब भी आप कार्रवाई करोगे उसको अमल में भी ला पाओगे। तो सेक्शन नंबर 2 का पार्ट 1 यह बताता है हमें कोर्ट के बारे में। तो कोर्ट आपको सुना सुनाया वर्ड लग रहा होगा, ये आपने बीएनएस में भी पढ़ा होगा। सेक्शन नंबर 2 के पार्ट 5 में भी आपको कोर्ट की परिभाषा दी गई है, इसके साथ साथ न्यायालय की परिभाषा दी गई है आपको 2 के पार्ट 16 में, ठीक है, सॉरी जज की परिभाषा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 2 के पार्ट 1 की कि कोर्ट एक्चुअल में होता क्या है। तो ये मैं आपको अभी भी बता रहा था कि कोर्ट वे सभी माने जाएंगे जिस न्यायालय के समक्ष, जिस जज के समक्ष ऐसी कोई भी न्यायिक कार्रवाई होती है, या कोर्ट मार्शल वाला लगा लीजिए, या फिर कोई भी मीन्स जैसे 1-2 चीज काउंटेबल नहीं होगी इसमें। क्या क्या काउंटेबल नहीं होगी, सारी न्याय कार्रवाई लगा लीजिए, कोर्ट मार्शल लगा लीजिए, परंतु जो मध्यस्थों के सामने जो न्यायिक कार्रवाई की जाती है वो आर्बिट्रेटर के सामने। इसके अलावा जो आपका 164 का बयान के तहत पूछताछ की जाती है, मीन्स जो अभी 183 और बीएनएसएस में है, तो वो पूछताछ इस कोर्ट में मीन्स कोर्ट के अंतर्गत उसको काउंटेबल नहीं किया जाएगा भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2 के पार्ट 2 में। 2 के पार्ट 2 में बताया गया है कंक्लूसिव प्रूफ मीन्स निर्णायक सबूत। तो निर्णायक सबूत क्या होता है भाई, निर्णायक सबूत वह होता है जो एक तथ्य के ऊपर दूसरे तथ्य की सुसंगति मीन्स दूसरा तथ्य के सबूत को साक्ष्य मानकर जो जज कोई भी कंक्लूजन पे आ जाता है। जैसे 2 तथ्य हैं भाई, तो एक तथ्य ऐसा आधार पैदा करता है दूसरे तथ्य के ऊपर हावी होकर। जैसे भाई मैं ही कह रहा हूँ भाई, आज सुबह मैंने देखा कि किसी आदमी ने उसके गोली मार दी, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, तो मेरे पास यदि वो सबूत कंक्लूसिव प्रूफ है तो उसके बाद मैं दूसरा प्रूफ ये नहीं लूंगा कि भाई किसी ने ये सुना था कि यार उस आदमी ने उसकी गोली मारी है। तो एक तथ्य यदि दूसरे तथ्य के ऊपर हावी है, उसको मीन्स तर्क संगत बनाता है, तो कोई भी कोर्ट या कोई भी जज ऐसा निश्चय, ऐसा निर्णायक सबूत के आधार पर ऐसा कोई निर्णय ले सकता है कि उसके बाद ना तो उसके ऊपर कोई अपील की जा सकती, ना उसको चुनौती दी जा सकती, ना उसके प्रति कोई भी साक्ष्य प्रदान किए जा सकते उसे झूठे साबित करने के लिए। तो ये सभी चीजें, इन सभी चीजों के आधार पर आपको समझ में आया होगा कि निर्णायक सबूत मीन्स कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं 2 के पार्ट 3 में। इसमें बताया गया है डिस्प्रूव्ड। डिस्प्रूव्ड मतलब कि ना साबित। तो ना साबित क्या होता है, जब कोई भी कोर्ट उसके सामने रखे गए विभिन्न विषयों पर विचार करने के बाद यह संज्ञान में लेता है कि इस सबूत का या इस तथ्य का तो कोई भी आधार ही नहीं है, कोई भी अस्तित्व ही नहीं है, मीन्स वह झूठ पर आधारित है, तो ऐसे सबूतों को हम कहेंगे ना साबित। तो वो तथ्य ना साबित हो जाएगा। जैसे भाई मैं यहाँ पे सुनारिया में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए मेरा नाम आ रहा है, वहां मेरे गांव वीपीओ पाली रेवाड़ी में है, तो वहां पे मेरा नाम आ रहा है भाई उस आदमी ने एक आदमी को गोली मार दी, मतलब मैंने किसी को गोली मार दी। तो मेरे भाई यदि मैं यहाँ के सभागार में एलएसएल की क्लास ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे कॉलेज में बैठा हूँ, सीसीटीवी फुटेज की निगरानी में हूँ, तो मेरे को कैसे साबित कर देंगे कि मैंने वहां पे अपराध किया है? तो वो सीधी सीधी बात ना साबित होगी ना। अब इसके ऊपर कोई भी अपील भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये ऐसा प्रूफ हो गया कि इसके ऊपर कोई भी अपील नहीं कर पाएगा, यह ना साबित हो गया, तो मेरे ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे भाई, ठीक है। अब 2 का पार्ट आता है 4। 2 का पार्ट डी से डॉक्यूमेंट, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट क्या होता है, दस्तावेज क्या होता है? तो दस्तावेज एक्चुअल में ना सिर्फ ये नहीं है कि भाई कॉपी में या पेन में या किताब में लिखा हुआ वही चीज दस्तावेज और वही हम पेश कर सकते हैं। हर एक चीज, चाहे वह लकड़ी हो, पत्थर हो, कोई शिला हो, या फिर कोई भी कागज हो, पेन हो, दीवार हो, जहां पे भी
चाहे आपको गुदा हुआ मिलता है, लिखा हुआ मिलता है, कोई भी पहले संकेत मिलता है, या फिर उस पर कुछ भी, मतलब जिस भी ऐसे दस्तावेज से हम साक्ष्य मीन्स कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मीन्स किसी भी दस्तावेज से हम छोटी मोटी कोई भी जानकारी मिलती है तो वो सभी दस्तावेज की श्रेणी में आएंगे। और अभी दस्तावेज है नए वाले कानून में, ऑडियो और वीडियो मीन्स डिजिटली और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो दस्तावेज क्रिएट किए जाते हैं या फिर हमारे पास उपलब्ध होते हैं, उनको भी हम दस्तावेज की श्रेणी में रखेंगे। जैसे ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, कोई भी चीज़ हमारे इलेक्ट्रॉनिकल या डिजिटल माध्यम से हमारे पास है तो ठीक है भाई। अब बात करते हैं 2 के पार्ट 5 की, जिसमें एविडेंस मीन्स साक्ष्य के बारे में बताया गया है। तो एक्चुअल में पूरा खेल जो खेला जा रहा है, पूरी चीज़ जो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है साक्ष्य। तो साक्ष्य क्या होते हैं? तो चाहे भाई भौतिक आधार पर या मनोवैज्ञानिक आधार पर, मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो अस्तित्व में है, मीन्स जिसको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे भाई साक्ष्य कौन से हो गए? या तो मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य। तो कोई भी ऐसा कथन या कोई भी ऐसा दस्तावेज या कोई भी ऐसा मीन्स हम कोई भी कागज पेश कर रहे हैं एविडेंस के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर, जो एक विवादक तथ्य को निर्णायक स्थिति तक ले जाता है। मीन्स कोई भी ऐसे सबूत या साक्ष्य जो किसी भी विवादक तथ्य को एक निर्णय तक ले जाता है, उनको हम साक्ष्य कहते हैं। ठीक है, ऐसे साक्ष्य कौन कौन से होते हैं भाई? मौखिक साक्ष्य होते हैं और दस्तावेजी साक्ष्य। मौखिक साक्ष्य कौन से होते हैं? जब हम कोई भी चीज सुनकर या कोई भी चीज हमने महसूस की है, देखी है, उस चीज को हम बताते हैं कि भाई मैंने वो मर्डर होते हुए देखा था, तो वो हो गया मौखिक साक्ष्य कि एक्चुअली में मैंने देखा था। ये नहीं है कि भाई हियर से मीन्स सुनी सुनाई बात नहीं बताऊंगा मैं, सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास नहीं किया जाएगा। हाँ भाई, मैं आपको बता देता हूं, एविडेंस के 3 प्रिंसिपल्स थे जो मैं आपको बताना भूल गया था। तो साक्ष्य के 3 प्रिंसिपल कौन से थे? सबसे पहला प्रिंसिपल, हमेशा हम एक रिलेवेंट फैक्ट के ऊपर कार्य करेंगे। रिलेवेंट फैक्ट मतलब कि सुसंगत, जो उस घटनाक्रम को जोड़ रहा हो, एक कड़ी बना रहा हो। मतलब कि मैं सुबह निकला, गाड़ी से निकला, एक असला लेने गया, असला लेके मेरा मोटिव था, मैंने 1-2 को बताया, फिर मैं जाके मर्डर करने चला गया, तो ये पूरा एक घटनाक्रम जुड़ता हो गया। अब मैं कल भाई अपनी गाड़ी से कहीं घूमने गया था, आज मैंने किसी को गोली मार दी, तो उसका क्या मीन्स कहीं भी वो सुसंगत हुआ? सुसंगत मतलब कि कहीं भी वो रिलेवेंट हुआ, कहीं भी एक दूसरे से उस कड़ी का जुड़ा हुआ नहीं। तो सबसे पहली चीज है कि हम हमेशा यह देखेंगे कि सबसे रिलेवेंट फैक्ट हम पुट करें। मतलब कि 3 प्रिंसिपल्स कौन से हैं? सबसे पहले रिलेवेंट फैक्ट के ऊपर हम काम करेंगे, सुसंगत तथ्यों को ही हम न्यायालय में पेश करेंगे। दूसरी चीज है हियर से, मीन्स सुनी सुनाई बातें कभी भी हम कानून के सामने, जज के सामने या कोर्ट के समक्ष पेश नहीं करेंगे। सुनी सुनाई बातों को कभी भी साक्ष्य के तौर पर मीन्स आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा भाई। ठीक है। तीसरा है टू द पॉइंट, मीन्स जो मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात ही हम ग्रहण करेंगे और मुद्दे की बात पर ही जज फैसला सुनाएगा। ठीक है भाई, ये नहीं कि इधर उधर की आप बातें करो, गुमराह करने की कोशिश करो, मैनिपुलेट करने की कोशिश करो। सीधे मुद्दे के बाद जो एविडेंस है, जो सटीक एविडेंस है, उसी के आधार पर जो मुख्य एविडेंस है वो आपको पेश करना होगा। ये 3 प्रिंसिपल है एविडेंस के। ठीक है, अब हम बात करें तो 2 के पार्ट 6 मीन्स 2 का पार्ट 6 एफ फैक्ट्स। फैक्ट मतलब तथ्य। तो तथ्य क्या होते हैं? वे सभी तथ्य होते हैं जो अस्तित्व में होते हैं, जो महसूस कर सकते हैं हम, जो हम हमारे अंदर राय होती है, अवसर होती है। मीन्स कोई भी हमारे पास ज्ञान है, हम कोई भी राय दे रहे हैं, हम मीन्स कोई भी चीज़ छू सकते हैं, हम कोई भी चीज़ महसूस कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें तथ्य के तौर पर ली जाती है। जैसे मैं मर्डर होते हुए देख रहा हूँ, ये भी एक तथ्य है। कोई भी चीज़ जो आप देख सकते हो, सुन सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, ये सब कुछ तथ्य की श्रेणी में आता है। तो तथ्य के 2 पार्ट होते हैं, भौतिक तथ्य और मनोवैज्ञानिक तथ्य। भौतिक तथ्य कौन से होते हैं? जिनको आप छू सकते हो, देख सकते हो या फिर सुन सकते हो। मनोवैज्ञानिक तथ्य कौन से होते हैं? जैसे आपकी राय होगी, आपकी नॉलेज होगी, आपका जैसे किसी के प्रति मीन्स जैसे घृणा भाव हो गया, तो वो सब चीज़ें मनोवैज्ञानिक तथ्य के तौर पर कंसिडर की जाएगी। ठीक है भाई। इसके बाद आती है 2 के पार्ट 7 में। 7 मतलब कि जी में क्या आता है? फैक्ट इन इश्यू। फैक्ट इन इश्यू मतलब कि विवादक तथ्य। तो विवादक तथ्य कौन से होते हैं? विवादक तथ्य वो होते हैं जो उस फैक्ट की मीन्स एक्चुअल में कोई घटना घटित हुई है, तो उसमें जैसे यार 2 पक्षकार होते हैं, मीन्स एक पीड़ित और एक अपराधी पक्ष, तो दोनों में से भाई वो अपने सबूत पेश करेगा, वो अपने सबूत पेश करेगा, हमेशा उनमें विवाद, एक मतभेद। तो ऐसे कोई भी साक्ष्य जिनके आधार पर, जैसे कोई भी तथ्य जिन पर दोनों पक्षकार का मतभेद होता है, विवाद होता है, जिन पर उनकी सुसंगति नहीं बनती है, ऐसी चीजों को विवादक तथ्य कहते हैं। कैसे भाई? जैसे मैंने सुबह किसी का मर्डर कर दिया, तो मर्डर तो कर दिया, ये फैक्ट हो गया। अब बात आती है कि विवाद क्या क्या है इसमें। भाई
क्या पता मैंने उत्तेजना में वो मर्डर किया हो, क्या पता मेरी वो मंशा ही नहीं थी मर्डर करने की परंतु हो गया हो, एकदम उत्तेजित होकर मर्डर कर दिया हो, मैं पागल स्थिति में था फिर कर दिया हो। ऐसे ना जाने कितने सारे कारण है कि मैं उस चीज़ का मर्डर कर रहा था। तो ये विवाद, जितने भी मतभेद, जितने भी उसके ऊपर मतलब कि एक दूसरे प्रूफ नहीं आते भाई, एक तो सुसंगत हो जाते हैं, तो दूसरे उसको झूठा साबित करने के लिए जो भी प्रूफ रखे जाते हैं उनको विवादक तथ्य हम कहते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं 2 का पार्ट 8, जिसमें कहते हैं मे प्रज्यूम मीन्स उपधारणा करना। तो कोई भी कोर्ट ऐसा कोई भी तथ्य के मामले में, ऐसे किसी सबूतों के मामले में, मीन्स यदि उसके पास 2 सबूत आ गए तो कोर्ट जिसमें यह निर्धारित नहीं कर पा रहा कि यह सही है या गलत है, तो यदि उसको लगता है कि वह 50% सही है या 50% गलत है, तो कोर्ट की है खुद की एक मीन्स विवेक है, उसका खुद पावर्स है कि वो अपने आधार पर उसको ऑपरेट कर सकता है और वो उसको सही भी मान सकता है और उसको गलत भी मान सकता है। मीन्स उसकी उपधारणा कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है। यदि वह उपधारणा करता है तो कर लेता है तो उसको खिलाफ कोई भी सबूत भी पेश कर सकता है, जब तक वह फैक्ट, वह तथ्य ना साबित नहीं हो जाता, जब तक वह माना जाएगा कि वह मीन्स उसके पक्ष में कोई भी, जैसे उसने भाई अदालत ने फैसला सुना दिया, तो जो उसने फैसला सुना दिया वो फैसला वही रहेगा। ये कोर्ट की विवेक की पावर है। तो वह कब तक रहेगा? जब तक उसको ना साबित नहीं कर दिया जाता। ना साबित कैसे करेगा? उसके खिलाफ ऐसा सबूत आ गया, जैसे मैं बता रहा था, अब मैं तो यहाँ पे हूँ, पाली में मेरे खिलाफ केस दर्ज करवा रखा है, सीधी सी बात है, ना साबित है, तो ये धारा खंडनीय है, ये ऑर्डर खंडनीय है। यदि कोई भी ऐसे कोर्ट का जज ने मीन्स ऐसा डिसीजन सुना दिया, हाँ भाई तू बरी है, परंतु मैंने कोई सबूत लिया दिया, भाई नहीं मारा था यो, तो उस पर मीन्स दोबारा से संज्ञान लिया जा सकेगा, यह खंडनीय होता है, या फिर उसके खिलाफ सबूत भी पेश किए जा सकते हैं। ठीक है भाई। अब 2 का पार्ट आता है नो में आता है नोट प्रूव्ड, कि नोट प्रूव्ड कौन से होंगे। नोट प्रूव्ड का यह मतलब होता है, यार मैं आसान भाषा में आपको बता देता हूं, कि उनके पास जैसे कोर्ट के सामने रखे गए विषयों पर विचार करने के बाद उनको ना तो यह विश्वास होता है ना यह विश्वास होता है। जैसे भाई सुबह गाड़ी 120 की स्पीड में जा रही थी, मैंने देखी थी, अब और कोई दूसरा सबूत दे देगा, ना तो यह प्रूव हुई ना यह मतलब कि नोट प्रूव हुई, तो इन बातों को नोट प्रूव की श्रेणी से लेंगे कि भाई हमने तो पता ही नहीं चला। तो नोट प्रूव की श्रेणी में कौन से रखेंगे? जिन विषयों पर विचार करने के बाद ना ही उस पर विश्वास होता है ना ही अविश्वास होता है। ठीक है। अब 2 का पार्ट 10, तो 10 कहता है प्रूव्ड। कौन सी प्रूव्ड होगी? सीधी सी बात है, जो चीज ना साबित ना हुई वो सभी प्रूव होगी। भाई मेरा ये प्रूव हो गया कि मैं वहां पाली जाके मैंने कोई गोली मारी थी, तो वो प्रूव की श्रेणी में आएगा जब तक वह ना साबित नहीं कर दिया जाता। तो प्रूव की चीज कभी भी ना साबित नहीं होगी, क्योंकि वो मेन फैक्ट के ऊपर, कंक्लूसिव प्रूफ के ऊपर कार्य करती है। ठीक है। अब बात करते हैं 2 के पार्ट 11 के ऊपर। 2 का पार्ट 11 के क्या बात करता है? रिलीवेंट फैक्ट, रिलीवेंसी की, रिलीवेंस मतलब कि सुसंगत, रिलीवेंट मतलब कि जो विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों को एक ऐसे घटनाक्रम में जोड़ता है, मतलब कि एक ऐसी कड़ी में जोड़ता है ताकि वह सुसंगत नजर आए। अब मैं बता रहा था, मैं सुबह गाड़ी लेके चला, फिर असला लेने गया, असला लेने के बाद किसी को बताया, घर आके मैंने 1-2 से विचार किया कि हाँ मैं उसको मारने जा रहा हूँ, ये कड़ी जुड़ती आ गई, फिर मैं उसके घर के आसपास रेकी लगा रहा हूँ उसको मारने के लिए। तो ये सभी सुसंगत तथ्य हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है भाई। ये हो गया 2 का पार्ट 11 रिलेवेंट फैक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं 2 के पार्ट 12 सेल परज्यूम। तो कोई भी कोर्ट ऐसी उपधारणा कर सकेगा। इसमें क्या होता है? इसमें सीधी बात हम करेंगे कि एक्चुअल में उसने उपधारणा कर ली तो उसके खिलाफ कोई भी सबूत भी पेश नहीं किया जाएगा। जैसे मैं बता रहा था 2 के पार्ट 8 में कि सबूत पेश करके उसको ना साबित भी कर सकते हैं, परंतु 2 के पार्ट 12 में यदि उसने ऐसा डिसीजन ले लिया तो उसके खिलाफ कोई भी सबूत पेश नहीं किया जाएगा, वह कंक्लूसिव प्रूफ की तरह ही माना जाएगा। परंतु यह भी खंडनीय है, यह बात आप जरूर ध्यान रखें 2 के पार्ट 12 में। ठीक है। सेल परज्यूम। अब बात करते हैं धारा नंबर